हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का सिलेबस, जो हमारा नया सिलेबस है। तो हम यहाँ पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे और यहाँ पर सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं तो प्रत्येक पॉइंट के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि हमें कौन कौन से फैक्ट वहाँ पर पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो सारे सिलेबस को हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताऊंगा और बीच में भी बताऊंगा, तो वो आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिससे ताकि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी थोड़ी सी बता देता हूँ। देखिए, जो एमपीपीएससी का जो पेपर होता है, तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का यहाँ पर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हमारा जिसमें जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है और उसके बाद यहाँ 200 अंक का होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, जो कि हमारा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर होता है। ये भी 2 घंटे का होता है और इसमें 200 मार्क्स रहते हैं। और जो हमारा ये सेकंड पेपर जो होता है, यानी जो इसे हम सीसेट बोलते हैं, तो ये सेकंड पेपर हमारा होता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें आपको 35 या 40% मार्क्स लाना होता है और आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पेपर के बारे में, और यही हमारा कट ऑफ निर्धारित करता है और यही हमें निर्धारित करता है कि हम मेंस एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर अब प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस मतलब प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। और इसके आगे सारे रणनीति वीडियो आते जाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, तो उसी पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब ये बेसिक जानकारी आप सभी को पता है, तो हम सिलेबस पे आ जाते हैं और सिलेबस को अच्छे से ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें टोटल 10 टॉपिक बनाकर दिए हैं। तो जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक दे दिया गया है, यानी मध्य प्रदेश का वेटेज यहाँ पर बहुत बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। देखिए, तो आपको प्रत्येक बिंदु को अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो हमारा यहाँ पहले दिया है कि मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कीजिए, महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, यानी आपको सारे राजवंश नहीं पढ़ना है। हाँ, देखिए जैसे कि चंदेल हो गया, परमार हो गया, है ना। तो इस प्रकार के राजवंश यहाँ पर पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण राजवंश आपको यहाँ पर पढ़ना है और महत्वपूर्ण घटनाएं, इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी जहाँ से पूरा इतिहास ही चेंज हो गया है, तो वो वाली घटनाएं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, और देखिए जैसे कि अभी हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं पहले पूरा, फिर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कुछ। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है, तो ये भी इतिहास से संबंधित ही है। और हमारा जो अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ, स्थापत्य कला। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियाँ। ठीक है, तो जनजाति में क्या पढ़ना है, यानी उनके जो त्यौहार है ना, तो उनकी जो भौगोलिक विशेषता है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे टॉपिक के फैक्ट वाइज आपको बनाना है। देखिए, आपको नोट्स इनका किस प्रकार से बनाना है, तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पर ये इतिहास दिया है। ठीक है, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो महत्वपूर्ण घटनाएं के आप सिंपल सा एक फोटोकॉपी का पेज लीजिएगा, तो वहाँ पर आप कुछ सारे जितने भी फैक्ट आपको मिलते हैं इससे, तो वो फैक्ट आप लिख लीजिएगा। आप ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में ना रहे, आप बुक से ही अच्छे से पढ़िए। और बाकी कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, तो ऊपर मतलब सिंगल पेज के ऊपर आप टॉपिक का नाम डालिए और उसके जितने भी फैक्ट आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं, या आपने टेस्ट सीरीज लगाई हो या कुछ भी लगाई हो, तो वहाँ से आपको कहीं से भी या किसी भी बुक से कुछ भी मिलता है, तो आपने टॉपिक का नाम तो डाल दिया कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटनाएं के नीचे आप फैक्ट लिखते चले। तो इसी प्रकार आप प्रमुख राजवंश का भी एक पेज बना लीजिएगा, तो उसमें। और देखिए जैसे कि अब वो पेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आप सेकंड पेज ले लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड पेज में आप उसमें ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो उसे स्टेपलर करके रखते जाइएगा और इस प्रकार आपके सारे नोट्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो आप नोट्स का इतना ज़्यादा टेंशन ना ले, और बाकी आपको बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बुक से पढ़ लीजिएगा, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलता है तो वो आप पेज में ऐड करते जाइएगा। तो ये आपको जो प्रीलिम्स से आपका जो एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। तो प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। ठीक है, प्रमुख त्यौहार ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आपको इनके लिए अलग से कुछ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, जैसे किसी बुक में नहीं मिलता है, किसी बुक में कुछ अलग पॉइंट दे दिया, तो क्या करोगे आप, वो जो आपने जो पेज निकाल के रखे हैं तो उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है,
है ना। पेज ऐसे होते हैं कि पेज में क्या है, हम अलग से मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट वाला पेज हम जोड़ सकते हैं। पेज हमारा भरा जाए तो हम दूसरा पेज उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोट्स बनाओगे। अब लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी स्पेसिफिक टॉपिक के नोट्स यहाँ पर बनाओगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार आपको पूरे बुक में मिल जाएंगे। कोई भी आप बुक ले लीजिएगा, या फिर मैं आपको यहाँ पर बुक लिस्ट का एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको प्रीलिम्स की सारी बुक यहाँ पर बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। तो उनकी कृतियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है। जो प्रमुख साहित्यकार हुए हैं और उनकी कृतियों के बारे में आ सकते हैं क्वेश्चन। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, ठीक है, ये तो आपके मेंस, देखिए इसमें अधिकतर आपके मेंस के भी टॉपिक ऐड है। यदि आप इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो आपका मेंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पर बाकी अभी जो प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 60 से 65 या 90 दिन बचे होंगे, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए आप क्या करिए, अभी पूरा प्रीलिम्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। आपके पास यदि 5-6 महीने और होते तो आप मेंस करते। तो अभी से आपने जो शॉर्ट नोट्स है पॉइंट वाइज, आपको पूरे फैक्ट वाइज नोट्स बनाने हैं। प्रीलिम्स के कोई डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, पूरे फैक्ट वाइज बनाने हैं, और वो प्रीलिम्स तक ही काम में आपको आएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जल्दी बताने के प्रयास करता हूँ। देखिए भारत का इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन मध्यकालीन भारत, ठीक है, ये हो गया। भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। देखिए ये विशेषताएं, तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये दिया है। आप सिंपली सा लुसेंट उठाओगे और लुसेंट में जितने भी दिए गए हैं, जितने भी फैक्ट दिए गए, तो वो आप पूरे रट डालोगे, ठीक है। तो लुसेंट आपको उठाना है, या आप अलग अलग ऐसा मत ढूंढिएगा कि विशेषताएं कहाँ हैं, इतिहास की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो आप क्या करोगे, आपका जो बेस या आधार कौन सा बनेगा, आपके जो ओल्ड पेपर है, ठीक है। तो ओल्ड पेपर, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी आप जो 2019 का पेपर यहाँ पर देखोगे, तो 2019 के पेपर में आप एक चीज़ देखोगे, उन्होंने सेम 2020 का ही पैटर्न फॉलो किया है। उसमें पूरे क्वेश्चन यूनिक आए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए जैसे कि क्षेत्रीय रियासतें, ठीक है, क्षेत्रीय रियासतें के बारे में पहली बार क्वेश्चन आया है 2019 में। यानी आप 2019 के पेपर को 2020 का आधार बना सकते हो। तो आप उससे मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। तो ओल्ड पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं 19 से 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन आपको करना है। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। मतलब कि देखिए यहाँ पर अभी भी मतलब जो आधुनिक भारत के बाद में जो स्वतंत्र आंदोलन या संघर्ष हुए थे, तो उसका वेटेज अभी भी बहुत ज़्यादा है और उससे ही क्वेश्चन आते हैं। और कांग्रेस अधिवेशन के बाद जितने भी वो हुए हैं, यानी जो भी जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पर देखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो भारत चीन युद्ध है, तो वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। और उसके बाद यहाँ तक कि 1999 का कारगिल युद्ध तक भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। और पुनर्गठन यानी यह आपका पॉलिटी से ही संबंधित है, तो यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें सिंपली सा दिया है मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ अपनी, एक तो विंध्याचल, सतपुड़ा, है ना, अरावली भले यहाँ नहीं पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, बाकी अरावली हमारे मध्य प्रदेश को टच करके ही जाती है, तो वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु के जितने भी फैक्ट है, एक सिंपल से एक पेज लीजिए, वहाँ पर सारे फैक्ट लिखते चलिए, और वही फैक्ट लिखना है जो हमें बुक में ना मिले, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक बुक ले लेना है और उसमें से जितने भी फैक्ट दिए हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। अब उसके बाद क्या करना, उसमें जो फैक्ट नहीं दिए हैं तो वो आपको पेज में ऐड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ढेर सारे, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 या 150 पेज में पूरा प्रीलिम्स यहाँ पर कवर हो जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। ठीक है, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश में परिवहन में क्या, जितने भी हमारे 21 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं एमपी से, तो वो आप यहाँ पर देख लोगे किसकी लंबाई ज़्यादा है किसकी कम है ना। और फिर और उन पे कुछ जैसे कुछ महत्वपूर्ण शहर वहाँ से गुजरते हैं, कहाँ से उनकी एंट्री होती है और कहाँ पे मध्य प्रदेश में एंड होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएँ, है ना। तो आप देखिए जैसे कि चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, नर्मदा पर है, तो महत्वपूर्ण नदियों पर जो परियोजनाएं हैं जिनसे मतलब 4-5 स्टेट का भरण पोषण होता है, तो वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि एक पीएससी एस्पिरेंट से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो मध्य प्रदेश की कुछ भी जैसे कि प्रमुख चीज़ें हैं तो उन्हें तो जाने ही, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये प्रमुख यहाँ पर लिख के दिए हैं, यानी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। अब मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, तो ये आपका मेंस में भी ऐड है ये वाला टॉपिक, तो ये आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर मेंस में भी हेल्प होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, पूरे फैक्ट वाइज यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और फैक्ट वाइज ही पढ़ना है। देखिए जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो वही निकालता है जो जितने ज़्यादा फैक्ट रट सकता है, यानी आप में फैक्ट रटने की क्षमता जितनी ज़्यादा है तो आपका प्रीलिम्स से क्वालिफाई है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और डायरेक्ट आप मेंस में जुड़ सकते हो। और यहाँ आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लोगे तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत और विश्व का भूगोल। देखिए यहाँ पर भी कुछ समझाने वाली बात नहीं है, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो आप ये कहाँ से पढ़ोगे, जैसे कि आपके पास कोई भी बुक हो तो सबसे पहले तो आप लुसेंट उठाइए, लुसेंट से आप जितने फैक्ट हैं ये यहाँ पर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो भी बुक से आपको फैक्ट मिलते हैं वो, है ना, आपको महेश वर्णवाल वगैरह यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जहाँ भी जो भी फैक्ट मिल रहे हैं आपको बस वो फैक्ट यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी आपको अगर किसी को अच्छे डिटेल स्टडी करना है तो वो आप महेश वर्णवाल भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। और प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, तो भारत के जितने या विश्व के नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भारत के ही प्राकृतिक प्रदेश यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, है ना, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो भी यहाँ पर पढ़ना है। अब उसके बाद आ जाते हैं सामाजिक भूगोल पर, तो इसमें जनसंख्या संबंधी जनांकी के आंकड़े, है ना, तो ये आंकड़े तो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ, तो ये सब यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आर्थिक भूगोल, अब इसमें क्या है, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन जैसे उद्योग, यातायात के साधन। अब आ जाते हैं हम विश्व में। देखिए यहाँ पर जो विश्व का भूगोल है वो सिर्फ इतना ही है, और जो आप अभी यहाँ पर जो देख रहे थे ये पूरा भारत का भूगोल है। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, यहाँ पर सिर्फ विश्व का भूगोल यहाँ पर है। तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत, यानी विश्व का हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, तो विश्व के महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ना है। यानी पूरा विश्व का आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाकर उसे दर्शाने या पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब विश्व के प्रमुख विश्व के प्राकृतिक संसाधन, यानी विश्व में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको मेंस के भी कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए जैसे हमारा 5वां पॉइंट दिया है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। आप सभी को पता होगा जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत यहाँ पर पंचायती राज यानी स्वशासन स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। बाकी वैसे स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला राजस्थान है। तो यहाँ पर क्या है, 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर ये पंचायती राज, ठीक है, ये पंचायती राज, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन बनने ही है ना, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आप पंचायती राज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि अगर कोई पटवारी की भी तैयारी करता है तो पंचायती राज उसे पढ़ना ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी उसका काम में आ जाएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, अब राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, राज्यपाल की आप लिस्ट बनाइएगा कि कौन से फर्स्ट हैं और उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर याद करिएगा, क्योंकि आप पुराने क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर क्या हुआ है, राज्यपाल के कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं कि इसके बाद कौन राज्यपाल बना। ठीक है, तो उनका क्रम तक पूछ लेते हैं, है ना। तो मंत्रिमंडल का और विधानसभा का, अब यहाँ पर देखिए यहाँ मुख्यमंत्री नहीं दिया हुआ, क्योंकि अब जो राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है तो उसमें तो सभी आते हैं ना, पूरा मंत्रिमंडल। यहाँ पर मंत्रिमंडल में यहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाता है, तो मुख्यमंत्री की भी आप लिस्ट याद करोगे। ठीक है, तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो वहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हें अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ठीक है, वहीं से आपको यहाँ का लॉजिक मिलेगा। अब बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था।
देखिए अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जनांकीय और जनगणना, ठीक है, ये तो आपको मेंस के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। और मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, है ना, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, और मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। अब ये कल्याणकारी योजनाएं देखिए, जो ये यहाँ पर अभी जो करंट में जो योजनाएं चल रही है, तो वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे कि जो मध्य प्रदेश का करंट है अधिकतर योजनाओं से ज़्यादा आता है, यानी योजना ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, और मध्य प्रदेश करंट अफेयर में। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो छठा पॉइंट है यहाँ पर, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ पर दो टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिए हैं, है ना, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 दिया है। अब इसका मतलब क्या, हमें जो जितना भी ऐतिहासिक सफ़रनामा हुआ है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, और शाही उपाधि अधिनियम वगैरह, ये नहीं पढ़ना है क्या, 1909 का अधिनियम नहीं पढ़ना है, तो वो भी आपको पढ़ना है। बाकी इन्हें स्पेशल तरीके से यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि इनका ये 1919 अधिनियम को मतलब कहाँ से बने, वो वहीं से तो बने हैं, यानी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आता, तो ये एक्ट कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ पर एक लॉजिक सा दे दिया गया है, यानी ये आपको स्पेशली तौर पर पढ़ना है, बाकी इसके आगे के भी आपको पढ़ना है, तो वो आपके लिए लूसेंट से आप पढ़ सकते हो। और बाकी एक घटना चक्र आती है पूर्वालोकन, ठीक है, तो वहाँ पर आपके सारे स्टेट पीसीएस के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, मतलब जहाँ जहाँ जिस सन में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उससे भी आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। बाकी एक बुक लिस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ सिलेबस को हम डिकोड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है और कैसे पढ़ना है हमें, कैसे नोट्स बनाना है। तो दोस्तों संविधान सभा के बारे में पूरा पढ़ना है। संघीय कार्यपालिका, राज्यपाल एवं संसद, ठीक है। नागरिक के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं तो उनके बारे में भी पढ़ना है। और सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। अब भारतीय, देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था सिर्फ इतना सा यहाँ पर दिया है, पर इतने में ही इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, है ना, ये हो गया। उसके बाद वित्तीय संस्थाएं, देखिए आपको रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सेबी और एनएसई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये रिजर्व बैंक का कुछ करंट अफेयर कुछ आता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। अब देखिए यहाँ पर 7वां पॉइंट है कि विज्ञान एवं पर्यावरण, ठीक है। तो विज्ञान और पर्यावरण यहाँ पर साथ में ऐड करके दिया है। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, देखिए मौलिक सिद्धांत वही है जो हमारी एमकेएस पद्धति है फिजिक्स में, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, है ना, जहाँ से मतलब विज्ञान की शुरुआत होती है, शुरुआती दौर में क्या क्या हुआ। अभी केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो हमारे अणु परमाणु की संरचना, तो यही हमारे मौलिक सिद्धांत होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, तो वही सब मौलिक सिद्धांत होते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और जैसे कि देखिए एमपीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहना है, या भले यहाँ पर सिलेबस चेंज हो गया है, बाकी आप कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट उसी प्रकार से हैं, तो उनका जो पूछने का है। और आप देखोगे कि जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो वेरी सिंपल आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों सेकंड पॉइंट है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो आप ये प्रमुख संस्थान के बारे में यहाँ पर आप नोट्स बनाओगे। वो देखिए आपको ये कहाँ हेल्प करेंगे, ये मेंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम पूरा मेंस का यहाँ पर पॉइंट उठा के यहाँ पर सीधा रख दिया है। उसके बाद देखिए पर्यावरण एवं जैव विविधता, ठीक है। तो पूरा आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है 2020 के सिलेबस में, यानी आप पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ोगे और वही आपको मेंस में पढ़ना है, यानी आपको मेंस से भी तैयार हो रहा है साथ में, और प्रीलिम से भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। अब उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, फिर पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, ठीक है। तो ये आप सबको लूसेंट में यहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी देखिए लूसेंट हमें अच्छे से करना है, बाकी फिर अलग से फैक्ट तैयार करना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बुक इकट्ठा यहाँ पर नहीं करना है। और बाकी आप इनके लिए मतलब किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के नोट्स भी ले सकते हो जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। कोई भी नोट्स ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नोट्स ये नोट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें मेन मुद्दा है हमारा फैक्ट रटना, ठीक है। टॉपिक से संबंधित हमें फैक्ट रटना है। और उसके बाद में मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण,
और फिर स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए स्वास्थ्य कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश और भारत में जो चलाए जा रहे हैं और जो वर्तमान में और जो पहले चलाए जा चुके हैं, जैसे इंद्रधनुष, ठीक है, और अभी जैसे कि आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत का अभी करंट में क्या चल रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए जैसे कि अब यहाँ पर पर्यावरण का थोड़ा सा टॉपिक है और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। तो ये आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स में आपको मिल जाएंगे और वहाँ से देखिए कोई भी कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ना आएगा, है ना, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं आता है, आप कितने ही नोट्स देख लोगे। बाकी क्या करना है, हमें उतना तो कर लो, मतलब जितना हमने ले लिया है, जितना हमारे पास है तो उतना तो हम पहले कर लेते हैं। हमारी सबसे पहली रणनीति तो यही होनी चाहिए कि हमारे पास जितना है उतना तो हम कर लेते हैं। बाकी फिर एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया ही है कि पेज आप तैयार करोगे और स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कृषि उत्पाद तकनीक आपने उठाया, ऊपर डाल दोगे आप कृषि उत्पाद तकनीक, ठीक है, ऊपर आपने कृषि उत्पाद तकनीक डाल दिया। अब उसके बारे में जहाँ जहाँ से जो जो फैक्ट मिल रहे हैं बस छोटे छोटे अक्षर में आप लिखते चलोगे, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, तो ये अभी हमारे यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि 8वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। अब देखिए इसके लिए मैं आप सबको बहुत ही शानदार एक मैगजीन बताता हूं जो कि घटना चक्र के नाम से आती है। वहां पर टॉपर्स के इंटरव्यू भी छपे होते हैं और हमें मुख्य परीक्षा के बारे में वहां पर आंसर राइटिंग भी मतलब उसमें आंसर भी रहते हैं, तो आप वहां से आंसर राइटिंग भी सीख सकते हो। उसके बाद में एमपी का पूरा करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो टॉपर्स होते हैं तो वो भी सुगेस्ट करते हैं कि आप ये घटना चक्र पढ़ें, तो वो एमपी के लिए आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 रुपये की आती है, तो हर मंथ आप लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर घटना चक्र पढ़ सकते हो। देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन अलग है और घटना चक्र अलग है, ठीक है। तो प्रतियोगिता घटना चक्र के नाम से मध्य प्रदेश में ही छपती है और मध्य प्रदेश की ही वो बुक है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको प्रमुख व्यक्तित्व, स्थान, प्रमुख घटनाएं, भारत, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिता, खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार, ये सब आपको उस प्रतियोगिता घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपने ये देख लिया, अब तो प्रमुख व्यक्तित्व का आपको ध्यान रखना है और प्रमुख स्थान, ठीक है। तो प्रमुख स्थान वगैरह आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है या राष्ट्रीय स्तर पर है, वो प्रमुख घटनाएं, यानी कुछ भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो पॉलिटी से रिलेटेड हो, है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो वो उस खबर पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो खबर यहाँ पर ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, ठीक है। तो भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं जैसे बीसीसीआई, है ना, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश की भी कुछ खेल संस्थाएं हैं, ठीक है। तो उनकी स्थापना कब हुई है, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, कब उन्होंने मतलब कौन से खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अब खेल प्रतियोगिताएं, देखिए इसमें क्या होता है, खेल प्रतियोगिताएं में ये होता है कि जैसे जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, यानी जो खेल प्रतियोगिताएं चल रही है तो उससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए खेलकूद से तो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन यही बनते हैं कि जैसे कि महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, उसके बाद में कि जैसे कि कितने खेल में कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इस प्रकार के यहाँ पर सिंपल से प्रश्न बनते हैं और कुछ यहाँ पर खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर बनते हैं। और पुरस्कार और सम्मान आपको भारत और मध्य प्रदेश के दोनों करने हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, लास्ट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2003 से लेकर अभी तक के, तो पूरे आप देख लोगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 9th पॉइंट। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप चाहो तो यहाँ पर एग्जाम गुरुजी के नोट्स ले सकते हो, वहाँ पर भी मतलब इसमें पूरे टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। और साथ में चाहो तो आप एक निर्माण IAS की बुक है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर के नाम से है, तो उसमें ये सारे पॉइंट दिए हैं, तो उसमें जितने भी फैक्ट दिए हैं तो वो आप सब क्या करिएगा, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अब वो फैक्ट हमने कंठस्थ कर लिए, अब उसके बाद क्या करना है, फिर जैसे कि आपको रोबोटिक्स से और कहीं पर नेट पर कुछ सर्च करते वक्त या फिर किसी ग्रुप में विचरण करते वक्त यदि कोई अगर फैक्ट मिल जाता है तो वो आप क्या करोगे, तो वो वहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, या बुक पे ही लिख लोगे। यानी देखिए एक चीज़ होती है
आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, तो उसे इतना गोदो, इतना लिखो, वो भले पूरी फट जाए, ठीक है, पूरे चिथड़े चिथड़े हो जाए बुक के, बाकी जो बुक का ज्ञान है वो हमारे पास पूरा आ जाए, ठीक है। तो बुक पे लिखना ये वो तो सब ऐसे नई नई कलाकारी करते रहा करो, क्योंकि इससे क्या है आपको मतलब पता चलते जाएगा कि मैंने कहाँ क्या लिखा था, ये वो, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब देखिए जैसे कि ये तो हमने देख लिया ये कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो ऐसी है कि अभी मतलब जैसे वर्तमान में चल रही है, तो यह आपको क्या है इससे थोड़ा करंट से भी जोड़ना है, यानी साइबर सेल के बारे में यदि कुछ करंट में आता है, ई गवर्नेंस यानी कोई सा नया एप्स कोई लॉन्च हुआ है, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि करंट से हमें कौन कौन सी चीज़ निकालना है। तो करंट से हमें वही चीज़ निकालना है जो पॉलिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, खेलकूद से रिलेटेड हो, और उसके बाद में यहाँ कंप्यूटर या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हो। बस इसके अलावा आपको कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख आयोग दिए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। देखिए सबसे पहले तो इसमें यही पूछ लेंगे कि संवैधानिक संस्था कौन सी है और सांविधिक संस्थाएं कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या तैयार करना है। तो देखिए ये भारत निर्वाचन आयोग दिया है, तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, इसके अध्यक्ष पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है ना, तो ये क्या कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर हमें इसे तैयार करना है और इसी प्रकार के सभी में तैयार करना है, ठीक है। यानी इस्टेब्लिश कब हुआ है और फिर इसका जो उद्देश्य क्या है, कार्य क्या करता है, और अगर वर्तमान में यदि कोई सा मेंबर यहाँ पर चेंज होता है या सदस्य कुछ चेंज होता है ना, तो वो यहाँ पर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जनरल फैक्ट है इनके पढ़ना है, तो इसी प्रकार से आएंगे इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आयोग के बारे में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ खाद्य संरक्षण आयोग दिया है, तो जो खाद्य संरक्षण आयोग है वो हमारे MP का ही है, और भारत में खाद्य संरक्षण आयोग के नाम से कोई संस्था नहीं है ना, तो भारतीय खाद्य निगम के नाम से है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको उलझा के पूछेंगे कि भारत में खाद्य संरक्षण आयोग के नाम से कौन सी संस्था है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। जब आप ये आयोग के बारे में पूरा बेसिक यहाँ पर पढ़ लोगे सबके बारे में, तो ये आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं, तो वो आपको रिपोर्ट पता होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न आपको किया है। तो दोस्तों अब मैं जैसे कि अब हमारा जो रणनीति वीडियो है नेक्स्ट आएगा, तो हम उसमें आगे की जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा तो आप बता सकते हो। बाकी मैंने पूरा यहाँ पर प्रयत्न किया है सिलेबस को अच्छे से यहाँ पर समझाने का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।